तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को। देखो इकोनॉमिक्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे कॉमर्स से नहीं पढ़े ना, जिन्होंने आर्ट ली है या साइंस ली है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना ये जल्दी से उनकी समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, और पहले मेरे भी समझ में नहीं आता था। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने इसको समझा है ऐसे ही मैं आज आपको इसको समझाने वाला हूं और इस तरह से समझाऊंगा कि आज के बाद आप कभी इसको भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है, मैं कुछ भी आपसे छुपाऊंगा नहीं, इसमें जो इसके ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, इसके जो वर्ड्स हैं, इसके वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपके तुरंत याद हो जाएंगे फिर। ठीक है, थोड़ा बहुत जो बच्चे अटकते हैं वो बस वर्ड्स की वजह से अटकते हैं, क्योंकि इसकी शब्दावली ही ऐसे हैं, इसकी वर्ड ही ऐसे हैं कि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है ना, आपका ये सब्जेक्ट होगा, है ना। हो सकता है कि आपने 11वीं में 12वीं में या ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ना पढ़ी हो, क्योंकि आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है। ठीक, तो हम जो है इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं और ये क्लासेस जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, सरकारी एग्जाम्स, ठीक, जिनमें आपका जीके जीएस आता है और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट अगर उसमें पूछा जाता है, देखो एसएससी में आता है, एसएससी के लिए तो डेडिकेटेड ये क्लासेस रहने वाली हैं आपकी, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी आपका एग्जाम हो। और हम ये जो है ये कंप्लीट चैप्टर जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखो यहां पे इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन लिखी हुई है और आप जानते हैं कि डेफिनेशन तो आपके उसमें आती नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम पढ़ेंगे यहां पे जो हमारे बेस को बनाएंगी। ठीक है, अब भाई जैसे मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में आपको नॉर्मली ये चीजें आनी चाहिए, जैसे जमा करना, घटा करना, गुना करना, तभी तो बड़े बड़े सवाल सॉल्व होते हैं, क्योंकि आपका बेस मजबूत होता है। ऐसे ही अब जब ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा नहीं है कभी, हमें इसकी टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता, तो हम बिल्कुल इसको जीरो से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि बेस भी मजबूत होता चले और हमें चीजें एकदम याद होती रहे। ठीक है, तो डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बस एक बार ये नॉलेज में रखना है कि अच्छा इकोनॉमिक्स में ये चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को ही कहते हैं। ठीक है, वह विज्ञान है जो यह अध्ययन कराता है कि आपके पास जो सीमित संसाधन है, ठीक है, आप अपने सीमित संसाधन यानी कि लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके अपनी जो जरूरतें हैं, अब देखो संसाधन आप जानते हैं कि धरती पे लिमिटेड ही हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं आप अकेले पूरी धरती के संसाधन को यूज कर लोगे, नहीं, आप कौन से संसाधन यूज कर सकते हैं जो आपके मतलब जो आपने बनाए हो या आपने खरीदे हो या जिन जो आपके आसपास हो उनको ही तो यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो भाई संसाधन तो लिमिटेड है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। आप सोच रहे हैं मैं BMW भी ले लूं, रोल्स रॉयस भी ले लूं, पोर्शे भी ले लूं, क्या क्या ले लूं, जाना है ना, ऐसे आते हैं ख्याल, लेकिन पैसा तो लिमिटेड है भैया। तो संसाधन क्या है, लिमिटेड है, आपके पास मनी लिमिटेड है, आपके पास पानी भी लिमिटेड ही है। ठीक है, तो संसाधन तो लिमिटेड है, लेकिन उनका उपयोग करके आप अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। और बाकी ये तो होगी किताबी भाषा, नॉर्मल भाषा में बताऊं तो इकोनॉमिक्स में हम ये चीजें एक तरह से देखते हैं, पैसे के बारे में, खर्चा कैसे करना है, महंगाई के बारे में देखेंगे, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो चीजें हैं वो चीजें जो है इकोनॉमिक्स में आपकी घूमती रहती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ये छोटी सी डेफिनेशन थी, ये याद हो ना हो कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या चीज है। अब यहाँ पे हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, साथ के साथ मैं आपको ना यहाँ पे समझाता हुआ भी चलने वाला हूं। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, देखो यहां पे एक मैं वो लेता हूं। ठीक है, देखो ये है, मान लो हमारा इंडिया है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है भाई, जैसा बन गया देख लेना, क्लियर। अब ये इंडिया है और एक हमारी पूरी अर्थ है, पूरी धरती है। ठीक है, एक इंडिया है और एक हमारी धरती है। अब इंडिया के जैसे बहुत सारे देश आपके इस पे अर्थ पे हैं, आप जानते हैं ना, 206 के आसपास हैं। ठीक है, अप्रोक्स में। तो ये जैसे हमारा देश है ऐसे बहुत सारे देश हैं। ठीक, अब हर देश में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, मतलब हर देश में पैसे का लेन देन हो रहा है, चीजें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, तो ये चीजें जो पैसे से रिलेटेड है चल रही हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ये जो चीजें देखो, किसी के लिए चीजें महंगी हो रही हैं, है ना, किसी के लिए चीजें सस्ती हैं किसी देश में। ठीक है, किसी की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, किसी की नीचे जा रही है, किसी का व्यापार जो है, ठीक है, व्यापार की बात करेंगे यहाँ पे, किसी का व्यापार अच्छा चल रहा है, किसी का डाउन चल रहा है, तो ये बहुत सारी समस्याएं आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर जाना नीचे जाना, बहुत सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। अब यहां पे देखो
जब हम इसकी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो हम ये पढ़ें कि हमारे पूरे देश में, ठीक है, एक तो हम पूरे देश के स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे कि भाई हमारा पूरा देश हमारी पृथ्वी के जो बाकी के देश हैं उनसे कितना आगे चल रहा है, अर्थव्यवस्था में कितना पीछे है, इस साल हमने कितनी ग्रोथ करी है। ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि भाई फलानी रूस की व्यवस्था इतनी ज्यादा बड़ी है ना, चाइना की इतनी ज्यादा बड़ी है, हमारी व्यवस्था नहीं, वो अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो हमारी अर्थव्यवस्था फिलहाल कितनी है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। एक तो हम ये कंपेयर करते हैं यानी कि बाकी के देशों से, ठीक है। दूसरा, हम अपने ही देश, अपने जैसे आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, हाँ, अब अपने पड़ोसी से भी तो कंपेयर करते हैं कि भाई ये तो बहुत आगे निकल रहा है ये इसकी तो सरकारी जॉब भी नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे आगे निकल रहा है ना। आप सोचेंगे 2 नंबर का काम करता होगा शायद, है ना, तनख्वाह तो इसकी 20,000 है ना, गाड़ी खरीद ली इसने 10 लाख की, ऐसे कैसे हो रहा है भाई। तो आप अपने आप को कंपेयर अपने पड़ोसी से भी करते हैं, रिश्तेदारों से भी करते होंगे, है ना। अब यहाँ पे 2 तरह की चीजें निकल के आती हैं। एक तो ये कि एक इंडिविजुअल पर्सन, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति खुद, भाई इसकी अपनी भी तो अर्थव्यवस्था है इस व्यक्ति की, है ना। भाई आपकी खुद की अपनी घर की अर्थव्यवस्था है ना। आपने कमाया नहीं, 2-4 महीने 5 महीने आप कमाने नहीं गए तो अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी ना आपके घर की भी, ठीक है। आप नहीं गए, आपके पापा नहीं गए, जो भी आपके घर में कमाने वाले मेंबर है, ठीक है। और एक हमारा देश है, हमारे देश में भी कुछ ना कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते रहते होंगे जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनी रहती है ना। तो यहाँ पे जो छोटे स्केल की चीज है उसको भी हम पढ़ेंगे और पूरे देश के लेवल पे, कंट्री लेवल पे भी ये चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी के बेसिस पे, ठीक है, जो चीजें मैं अब आपको बताऊंगा ध्यान रखना, इसी के बेसिस पे हमने जो हमारी इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था जो है, इसको 2 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। अब आपको लग रहा होगा माइक्रो मैक्रो क्या है। देखो, माइक्रो का मतलब होता है जो छोटे स्तर पर होती है, जैसे एक फैमिली है, ठीक है, एक व्यक्ति की आप इसको लगा सकते हैं या एक फैमिली की आप इसको लगा सकते हैं। क्लियर? एक व्यक्ति हो गया या एक फैमिली हो गई, ठीक है, उसके बेसिस पे आप इसको लगा सकते हैं। एक फैमिली, ठीक है, या एक व्यक्ति की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आप इसमें लगा सकते हैं। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़े, मतलब बड़े पैमाने पर, बड़े तौर पर, ठीक है। तो ये जो मैक्रो होगी इसका मतलब देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां लिखी हैं, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां, या फिर आप बोल सकते हैं पूरे देश की, पूरे देश के लेवल पे जब हम इन चीजों को चेक करेंगे, ठीक है। तो माइक्रो, देखो माइक्रो को याद कैसे करोगे, जैसे आप बोलते हैं ना माइक्रोस्कोप, भाई माइक्रोस्कोप किसके लिए आता है यूज है, आप ऐसा लगा लो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों करेंगे, किसी चीज को बारीकी से देखने के लिए, है ना, बारीकी से देखने के लिए तो करते हैं किसी चीज को। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटे पैमाने पर, छोटे उस पर, ठीक है, छोटे स्तर पर। क्लियर? तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करोगे, वहां पे आप इस्तेमाल करने वाले हैं माइक्रो में। अब देखो यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है जो मैंने आपको पढ़ाई है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यह है छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था को देखता है। कौन से स्तर पर देखता है? छोटे स्तर पर। माइक्रो जो है वो छोटे स्तर पर देखेगा, यानी कि जैसे कोई एक व्यक्ति है या एक छोटा कोई परिवार हो सकता है या एक आपने कोई कंपनी बना रखी है छोटी मोटी, ठीक है, तो उसके बारे में जो गतिविधियां हैं, उसकी फाइनेंशियल जो चीजें हैं, उनको अगर हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको माइक्रो बोल रहे हैं। मैक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो का मतलब है बड़े स्तर पे, जब आप वही चीज बड़े स्तर पे देखना चाहते हैं। इसमें छोटे स्तर पे था, इसमें बड़े स्तर पे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में आप पूरे देश की इनकम देखना चाहते हैं, ठीक है, हमारे देश में जो है फाइनेंशियल जो चीजें हैं उनको आप देखना चाहते हैं, महंगाई देखना चाहते हैं, ठीक है, ये बहुत सारी जो चीजें हैं, मतलब पूरे बड़े लेवल पे अगर आप देखना चाहते हैं चीजों को, तो उसको हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। क्लियर? तो पूरे देश की या फिर आपकी जो सरकार की इनकम होती है, खर्चे होते हैं हमारे देश में, उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, इनका जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसको मैक्रो के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? तो माइक्रो मैक्रो में कुछ है नहीं, ये नॉर्मल सी चीज है, ये भी पेपर में आ जाती है भाई, ठीक है। माइक्रो में क्या आएगा, मैक्रो में क्या आएगा, पेपर में ये चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़े। यहां तक पढ़ने के बाद अब मैंने आपको ये चीजें तो बताई थी माइक्रो में कि भाई माइक्रो छोटे स्तर पर होता है, एक फैमिली के लिए या छोटी मोटी कोई कंपनी आपने बना रखी है ना, या एक कोई व्यक्ति हो उसके लिए। अब इससे रिलेटेड पेपर में कुछ चीजें आती हैं जो वो आपसे पूछता है, तो ये चीजें आपको यहां पे याद करनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इसके जो जनक हैं, फादर कौन है किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, एडम स्मिथ जो है इसके जनक है। अगर आपसे पढ़ा नहीं जाता है तो हिंदी में भी यहां पे लिख दिया है, ठीक है। एडम स्मिथ जो है इसके कौन है, जनक। यहां पे एक तरह से ये पेपर में ना डायरेक्ट ही छप के आता है,
भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाते हैं, या कौन है, या जनक कौन है, ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो एडम स्मिथ जो आपको ऑप्शन में दिखेगा उस पर आपको टिक करना है। दूसरा, इसकी जो पुस्तक है, प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर। इसमें कुछ उपनाम भी हैं, उपनाम जो है आपको देख लेना ये पेपर में, ये इतने नहीं आते हैं लेकिन ये जरूर आते हैं, भैया डायरेक्ट पूछ लेता है ये नाम लिख करके, एडम स्मिथ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्लियर, ऐसे भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, देखो उदाहरण देखो, एक कंपनी अपना उत्पादन कैसे तय करती है, ये एक व्यक्ति, या फिर एक व्यक्ति अपना खर्चा कैसे करता है, किसके अंदर पढ़ेंगे, माइक्रो के अंदर पढ़ेंगे। और मैक्रो के अंदर क्या पढ़ेंगे, मैक्रो के अंदर पढ़ेंगे पूरे देश के बारे में। ठीक है, तो यहां पे भी आपको याद रखना है कि इसके जो फादर कौन है, वो है J.M. केनीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां पे एग्जाम्पल की तो कोई जरूरत ही नहीं, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, पूरे देश के लेवल पे हम इसको करेंगे। तो उसका जो माइक्रो था उसमें थे एडम स्मिथ और इसमें है J.M. केनीज। ठीक है, तो ये आपको बस याद रखने हैं दो नाम, बाकी मैक्रो और माइक्रो में क्या अंतर है वो आपको पता है। आगे बढ़े, आप इसको ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं, कैसा लगा सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा वन है, भाई पूरा का पूरा जंगल जो है, अगर आप पूरे जंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। लेकिन अगर आप इसी जंगल में से इसके एक पेड़ का अध्ययन करने लगे, इसी में से किसी का अध्ययन करने लगे, पेड़ का, ठीक है, तो इसको अंदर, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे। और इसको बोलेंगे मैक्रो। क्या बोलेंगे, इसको मैक्रो बोलेंगे। भाई पूरे जंगल का अध्ययन करने भेजा है, मतलब बड़े स्तर पे काम हो रहा है तो मैक्रो, और छोटे स्तर पे हो रहा है तो माइक्रो। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को, मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए, तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसके कुछ आप टाइप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके जो टाइप्स हैं उनको देखो क्या है। तो इकोनॉमिक्स जो है हमारी 3 प्रकार से आपको डिवाइडेड मिलेगी। ठीक है, ये कौन कौन से हैं देखो, इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा कैपिटलिस्ट, ठीक है, जिसको आप पूंजीवादी बोलते हैं। फिर आपको मिलेगा सोशलिस्ट, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे, समाजवादी बोलेंगे। उसके बाद आपको मिलेगी मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमिक्स, यानी कि मिक्स्ड टाइप की अर्थव्यवस्था, जिसमें ये भी और ये भी दोनों जो है इसमें शामिल होते हैं, यानी कि सेकंड और फर्स्ट दोनों को मिलाकर के हमारी जो है मिक्स्ड बनती है। अब इन्हीं के बारे में पढ़ना है, पेपर में यहां से भी डायरेक्ट आता है। एक कैपिटलिस्ट होती है, एक सोशलिस्ट होती है, और एक आपकी मिक्स्ड होती है। कैपिटलिस्ट का देखो, ये आपको हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आपको देखने को मिलेगी पूंजीवादी के नाम से। ठीक है, ये समाजवादी और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक चीज और आप देखना, ये जो यहाँ पे पूंजीवादी लिखा हुआ है और यहाँ पे समाजवादी लिखा हुआ है, इन दोनों में कुछ अंतर आपको दिख रहा है। मिक्स का मतलब तो मिक्स ही होता है। ठीक है, समाजवादी मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो समाज के लिए हो रहा है, ज्यादातर किसके लिए हो रहा है, समाज के लिए। और यहाँ पे पूंजीवादी में एक तरह से ऐसा हो रहा है कि भाई पूंजी लगा रहे हैं, जो जितनी ज्यादा पूंजी लगा रहा है, जो जितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, उसी को ज्यादा सुविधाएं मिल रही होंगी, है ना, उसी को ज्यादा जो है एक तरह से रिस्पेक्ट लगा लो, सुविधा लगा लो, जो भी है, मतलब एक तरह से सुख सुविधाएं उसी को ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट जो आपकी इकोनॉमिक्स है, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो जो कैपिटलिस्ट है इसमें क्या होता है, पूंजीवादी में, ये आप ये लगा लो जैसे प्राइवेट कंपनी आपकी होती है ना, प्राइवेट कंपनी। अच्छा, एक व्यक्ति है, उसने अपनी कंपनी खोल रखी है, बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब बड़े लेवल का एक तरह से आप लगा सकते हैं। उसने एक कंपनी खोल रखी है अच्छी वाली। अब अपनी कंपनी को वो अपने हिसाब से तो मैनेज करेगा, उसमें सरकार की चलने देगा क्या, नहीं चलने देगा। भाई सरकार को टैक्स चाहिए, टैक्स दे देगा, बाकी खुद ही करेगा ना डिसाइड। भाई सरकार तो नहीं डिसाइड करेगी उसकी कंपनी में कि मैनेजर को कितनी सैलरी देनी है, इस वर्कर को कितनी देनी है, अकाउंटेंट को कितनी देनी है, नहीं करेगी, वो खुद ही करेगा जो कंपनी का मालिक है। तो आप यहां पे जो पूंजीवादी है इसमें आप ऐसा लगा सकते हैं, देख कहां भाग गया भाई, पूंजीवादी में आप ऐसा लगा सकते हैं कि यहां पे जो ओनरशिप आपकी होगी ना, पेपर में डायरेक्ट आते हैं, जो ओनरशिप होगी वो खुद की होगी, भाई प्राइवेट, निजी होगी अपनी, पे मेरी खुद की कंपनी, प्राइवेट कंपनी ऐसी बोलते हैं ना। ठीक है, इसका मकसद क्या होगा, अब भाई मैंने कंपनी खोली है तो मुझे पब्लिक से लेना क्या, मेरा मकसद क्या होता है खुद का। भाई मान लो मैं कोई कंपनी स्टार्ट करने लगूं या आप कोई कंपनी स्टार्ट करने लगे, तो आपका मकसद क्या होगा, आपका मकसद यही होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, है ना, मतलब अपने प्रोडक्ट को पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा बेचूं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्रॉफिट जो है मैं कमाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट होते हैं इनका जो मकसद होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, समाज का भला हो ना हो,
अच्छा आपने देखा होगा आजकल जैसे भाई बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है खाने पीने की चीजों में, बताओ तरबूज होता है ना, तरबूज में भी इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा करके बेच देते हैं मार्केट में, और पब्लिक उसको खा क्यों रही है? पब्लिक उसको इसलिए खा रही है कि भाई उनको लग रहा है कि इसको खाने से हमारी पानी की कमी जो है शरीर में वो थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, गर्मियों में ज्यादा जरूरत पड़ती है ना पानी की। तो पब्लिक, अब एक बात बताओ, जो उसमें इंजेक्शन लगा रही है सरकार लगा रही है, प्राइवेट लोग लगा रहे हैं? भाई प्राइवेट लोग ही लगा रहे हैं, जिन्होंने प्राइवेट अपनी ये इनकी बेल लगा रखी है ना, खेतों में कर रहे हैं जो लोग, ठीक है। तो इंजेक्शन लगाया, अब क्या उसने पब्लिक के बारे में सोचा कि भाई पब्लिक को इस इंजेक्शन से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? नहीं सोचा। उसने किसके प्रॉफिट के बारे में सोचा? अपने के बारे में, कि भाई मुझे प्रॉफिट हो जाएगा इससे, है ना। तो खुद को प्रॉफिट होना चाहिए, ये जो है आपके ऐसे ही है, ठीक है, पूंजीवादी जो होते हैं ऐसे ही है, क्लियर। और यहाँ पे सरकार की जो भूमिका है वो कुछ भी नहीं है, सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। सरकार यहाँ पे इतना कर सकती है, भाई थोड़ा सा ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इनके प्रोडक्ट की चेकिंग कर ले, कई बार छापा डाल दे, रेट डाल दे, है ना, कि भाई तुम सही बना रहे हो नहीं बना रहे, वरना उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी सरकार, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कितना उत्पादन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई लेना देने सरकार को कोई लेना देना नहीं, यानी कि यहाँ पे पूरी रूप से स्वतंत्र हैं, क्लियर। और यहाँ पे जो इनकम है, अब इनकम क्या डिस्ट्रीब्यूट होगी? भाई इसके जो कंपनी के कर्मचारी हैं, मालिक के जो कंपनी के कर्मचारी हैं उन्हीं में करेगा बस, ऐसा थोड़ी है पूरे देश में बांट देगा पैसों को, ऐसा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी इनकम है वो एक समान रूप से तो नहीं जाएगी, ठीक है। भाई कंपनी में अलग अलग पद होते हैं, तो उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, इनकम को अपने पद के हिसाब से, ठीक है। भाई कंपनी में अलग अलग पोस्ट हैं, कोई मैनेजर है, कोई जनरल मैनेजर है, कोई टीए पीए पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो पोस्ट है उनके हिसाब से यानी कि वितरण करते हैं, यानी कि एक जैसा नहीं मिलता सबको, ऐसा नहीं है छोटे कर्मचारी को वो, ये बड़े को वो, ये उससे बड़े को वो, ये ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी इनकम जो है, जो यहाँ से कमाई होगी कंपनी की, तो वो भैया असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट जाती है, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे इसमें कुछ देश भी आते हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको एक पर्सनल व्यक्ति की खुद की कंपनी की कहानी सुना दी, लेकिन यहाँ पे कुछ देश भी आते हैं, जैसे आपका हो गया यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो आपका कैपिटलिस्ट की जो है श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है सोशलिस्ट। ये क्या होता है? ये होता है भैया समाजवादी, यानी कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, ठीक है। समाजवादी मतलब समाज के कल्याण के लिए जो हम योजनाएं बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। अच्छा देखो, गवर्नमेंट जो है उसको बस अगर रियल टाइम उसमें बात करें तो उसको बस एक ही टाइम पे पब्लिक की जरूरत पड़ती है। कब? बताओ कब पड़ती है? चुनाव के टाइम पे, ना। उसके बाद उसको पब्लिक का मुंह भी अच्छा नहीं लगता कि क्यों आ गए, क्यों मांग रहे हैं मुझसे चीजें, है ना, ये क्यों हमसे नौकरी मांगते रहते हैं ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है फिर तो। लेकिन ये जो सरकार है, ये जो अपना जो इसका टाइम होता है 4-5 साल का जो भी रहती है, उस टाइम के दौरान ये जो सरकार है ये लोगों को बहुत सारी चीजें देती है, सुविधाएं देती हैं, ताकि लोग इनको आगे के जो इलेक्शन है उनमें चुन के अच्छे से इनको वोट देके बनाए, ठीक है। तो ये जो सोशलिस्ट है इसमें क्या होता है, ये सरकार जो है इसकी ओनर होती है, ठीक है। ओनर कौन होती है? इसकी सरकार होती है। अब सरकार क्या करेगी? सरकार क्या भेदभाव करेगी? नहीं, सरकार सब में समान रूप से अपनी योजनाएं जो है लागू करती है। भाई अगर ये गरीब है तो इसको भी इतने रुपए मिलेंगे, जैसे कोई योजना में आ गई भाई जनधन योजना या घर बनाने की कोई योजना, कुछ भी योजना आ गई, इसको भी समान मिलेंगे, दूसरा है उसको मिलेंगे। ये कास्ट वगैरह इसमें कुछ भी नहीं देखती है ना, यानी कि सबको, सब व्यक्तियों को समान रूप से चीजें जो है देती है, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद होता है समाज में कल्याण करना। भाई आपका गांव है, शहर है, सरकार ने वहां पे एक पार्क बनवा दिया, तो इससे क्या हुआ है? वहां के लोगों का कल्याण हुआ है। अभी घर वहां जाके थोड़ा जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आपके गांव में कुआं नहीं था, सरकार से आपने एप्लीकेशन लगवाई, सरकार ने कुआं बनवा दिया पानी का, तो इससे किसका भला है? सबका भला हो रहा है। तो यानी कि किसके कल्याण हो रहा है? समाज का कल्याण हो रहा है यहाँ पे। तो जो सोशलिस्ट है उससे क्या होता है? समाज कल्याण होता है, ठीक है। और यहाँ पे सरकार की जो भूमिका है वो पूरी तरह से सरकारी काम करती है, क्लियर। और जो भी यहाँ पे चीजें आएंगी, जो भी इनकम वगैरह जो भी चीजें रहेंगी, उनका समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल होगा सभी लोगों में, क्लियर। इसके जो उदाहरण हैं कौन कौन से हैं? यूएसएसआर, ठीक है, ये जो है आपको देखने को मिलेगा, और आपको नॉर्थ कोरिया जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है आपके सोशलिस्ट होते हैं। फिर इंडिया की कौन सी है भाई? इंडिया तो इसमें भी नहीं आ रहा है। इंडिया इसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंडिया की ना तो पूंजीवादी है ना समाजवादी है, इंडिया की है मिक्स, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे जो हमारा आता है वो होता है मिक्स्ड। ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें क्या होगा? जो आपकी पूंजीवादी थी, ठीक है, जो आपकी पूंजीवादी थी प्लस समाजवादी, ये दोनों जब आपकी मिक्स हो जाएंगी,
इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा मिक्स्ड इकोनॉमी में, और हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कौन सी है, मिक्स्ड ही है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था में क्या होगा, ऑनरशिप दोनों के हाथ में रहेगी, प्राइवेट के में भी रहेगी और सरकार के में भी रहेगी, ठीक है। प्राइवेट भी रहेगी और सरकार भी रहेगी, यानी कि पब्लिक, दोनों तरह से जो है यहाँ पे चीजें होती हैं आपकी, क्लियर। इनका मकसद क्या होता है, मकसद होता है सरकार, और देखो सरकार का मकसद है समाज कल्याण, और जो पूंजीवादी इसका मकसद है पैसा कमाना। तो मिक्स होता है दोनों का मकसद, मतलब जो आपकी समाज है उसमें कल्याण भी होता रहे और प्रॉफिट भी सरकार का, वो जो पूंजीवादी लोग हैं उनका भी होता रहे साथ के साथ, ठीक है। सरकार की भूमिका कितनी होती है, लिमिटेड ही होती है भाई, दूसरा भी तो बैठा है पैसा लगा के यहाँ पे, है सरकार अकेले थोड़ी बैठी है, दूसरे व्यक्ति ने भी तो पैसा खर्च किया है। तो सरकार ऐसा तो नहीं पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले लेगी, फिर तो ये भाग जाएगा जो पूंजीवादी है। तो यहाँ पे लिमिटेड आपकी जो है क्या होने वाली है, जो आपकी अथॉरिटी है वो लिमिटेड होगी, ठीक है। इनकम का वितरण कैसा रहेगा, इनकम का वितरण भी थोड़ा सा असमान रहेगा। देखो जो समाजवादी चीज थी उसमें तो पूरा इक्वल था, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ही असमान हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, नहीं भाई। जो आपने पूंजीवादी में पढ़ा था, पूंजीवादी में तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं था, तो उससे थोड़ा अच्छे लेवल का होगा यहाँ पे, क्योंकि इस बार समाज में पूंजीवादी के साथ साथ जो है सरकार भी मिलकर काम कर रही है। तो दोनों का मिक्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो सरकार ऐसा तो है नहीं कि उसको मनमानी करने देगी, वो बोलेगी भैया पब्लिक का भी भला करते रहो और अपना भी भला करते रहो, ठीक है। ऐसा तरह से काम होगा यहाँ पे, क्लियर। तो इंडिया जो है वो आपकी मिक्स्ड अर्थव्यवस्था के अंदर ही आता है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट और जो है सरकार दोनों मिलकर काम करती है। अब देखो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है कि हमारा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। पेपर में आ जाएगा पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, या कोई और चौथा ऑप्शन भी दे देगा। तो आपको मिश्रित करनी है, कभी बोल दो सरकार की है जी, सरकार बनती है इंडिया में तो है ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई। तो यहां तक सबको क्लियर है। अब तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैक्रो माइक्रो पढ़ा है, और जो हमने इकोनॉमिक्स के टाइप्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, क्लियर। चलो यही चीज जो है मैंने यहां पे लिख रखी है एक तरह से एक टेबल बना करके। तो देखो जो ऑनरशिप रहती है, ऑनरशिप, ठीक है, वो कैपिटलिस्ट में किसकी होती है ऑनरशिप, भाई प्राइवेट लोग हैं वो तो प्राइवेट की रहेगी। सोशलिस्ट में किसकी होती है, पब्लिक की, यानी कि गवर्नमेंट की खुद की रहेगी। और जो आपका मिक्स्ड है उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों की जो है यहाँ पे क्या होने वाली है, मिक्स होने वाली है, क्लियर। दूसरा मकसद क्या होता है, अच्छा जैसे कोई मकसद है, हमने कोई काम किया उसका मकसद है। अगर कोई पूंजीवादी लोग काम कर रहा है तो उसका मकसद क्या है, प्रॉफिट करना, भी मेरा खुद का प्रॉफिट होगा, है ना। समाज का कल्याण कौन सोचेगी, सोशलिस्ट, यानी कि जब सरकार उसमें काम करेगी तो समाज का सोचेगी, ठीक है। और मिक्स में दोनों काम होंगे, ठीक है, खुद का भी प्रॉफिट होगा, समाज का भी प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट का रोल कितना होता है, पूंजीवादी में तो कोई रोल ही नहीं होता है, कैपिटलिस्ट में, ठीक है। और जो सोशलिस्ट है उसमें कंप्लीट रोल किसका होता है, सरकार का ही होता है। और मिक्स्ड में तो लिमिटेड होगा क्योंकि पूंजीवादी भी है यहाँ पे, ठीक है। यही चीज मैंने आपको समझाई थी। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसमें तो अनइक्वल होगा, समाज जब सरकार काम करेगी तो इक्वल होगा, और यहाँ पे थोड़ा अनइक्वल होगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो होगा अनइक्वल, ठीक है। उदाहरण के लिए इसमें कौन है, पूंजीवादी में यूएसए है, ठीक है। और यहाँ पे सोशलिस्ट में कौन कौन आता है आपका, यूएसएसआर आता है और नॉर्थ कोरिया आता है, ठीक है। और इंडिया आपका कैसा है, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं आपको याद रखनी है, यही चीजें आपके पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार देखने को मिलती है, वो है आपका लाइसेंस राज। ये लाइसेंस राज क्या है इसको समझो। देखो जो 1991 है, 1991 से पहले आपका लाइसेंस राज था। ये लाइसेंस राज क्या है ये समझाता हूं। देखो लाइसेंस राज का मतलब था कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपनी खुद की फैक्ट्री, कंपनी या खुद भी बिजनेस करना स्टार्ट करता है तो बहुत सारा मतलब सरकार का जो नियम था, सरकार ने जो मतलब एक तरह से प्रोसेस बनाया था ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। उसमें क्या था कि जो है बहुत ज्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद आपको कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे, ठीक है। मतलब ये काम करो, वो काम करो, ये करो, मतलब बहुत ज्यादा, आप नाम से ही समझ रहे होंगे लाइसेंस राज, मतलब बहुत ज्यादा लाइसेंस बनवाओ, ये डॉक्यूमेंट बनवाओ, वो बनवाओ, तब जाके कहीं तेरी दुनिया की फैक्ट्री लगेगी, ठीक है। लेकिन जब 1991 में, ठीक है, 1991 में कौन, इनको जानते हो ना या भूल गए, बताओ भूल गए, जानते हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो जब 1991 में क्या हुआ, 1991 में जो भारत के वित्त मंत्री, देखो आप बोलेंगे सर ये तो प्रधानमंत्री थे, भैया 1991 में ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। बेशक बाद में प्रधानमंत्री बन गए हो, लेकिन तब उस टाइम पे वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, इन्होंने क्या किया, जो आपका लाइसेंस राज था इसको खत्म कर दिया
और इसमें एक एलपीजी, ये एलपीजी वाला सिलेंडर नहीं है, कभी एलपीजी सिलेंडर समझने लगो, ठीक है। एलपीजी सुधार जो है आपने देखने को मिलेगा। ये एलपीजी सुधार क्या था, इसका मतलब क्या था, देखो ये जो एलपीजी सुधार था इसमें था, एल का मतलब था लिबरलाइजेशन, इसका मतलब ये है उदारीकरण, ठीक है, अभी आपको पढ़ाऊंगा। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कर देना चीजों को, ठीक है, क्लियर। और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, मतलब देखो आप जानते हैं कि ये जो है इकोनॉमिक्स को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से जानते थे, तो इन्होंने देखा होगा भाई हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, ठीक है, लोग आसानी से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था है हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पा रही है, तो इन्होंने भाई ये फॉल्ट देखा होगा लाइसेंस वाला, कि लाइसेंस की वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है ना। कुछ लोगों के मन में बनता भी होगा कि भाई बिजनेस करें और देखते होंगे यार इतनी डॉक्यूमेंटेशन है, फलाना दिखाना, सरकार पीछे पड़ी रहती है, ये होता है वो होता है, तो भाई उसका मन वैसे ही खराब हो जाता है, अब नहीं करेंगे बिजनेस, ठीक है, नौकरी कर लेंगे बिजनेस नहीं करेंगे, तो ऐसा होता होगा। तो उस टाइम पे भी इन्होंने देखा होगा कि ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इन्होंने इसको खत्म कर दिया लाइसेंस राज को, और लाइसेंस राज को खत्म करने के बाद इन्होंने ये जो एलपीजी है इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, लागू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इनका मीनिंग क्या है, मीनिंग देखो क्या है, जो आपका लिबरलाइजेशन है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है उदारीकरण, मतलब सरकारी नियंत्रण कम, ठीक है, आपका जो अब जो चीजें हैं उन पे सरकार का जो नियंत्रण है वो कम हो जाएगा, ठीक है। व्यापार और उद्योग को क्या दे दी इन्होंने, आजादी दे दी। भाई सरकार, जो सरकारी नियंत्रण है ना, भाई प्राइवेट चीजों पे भी बहुत ज्यादा नियंत्रण था उस टाइम पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अब बहुत सारी चीजें जो है वो सरकारी नहीं रही है, बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं, अब देख रहे होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उदारीकरण मतलब ये है कि जो सरकार का नियंत्रण था ना उन चीजों पे, उन पे से सरकार ने ढील दे दी, नियंत्रण छोड़ दिया एक तरह से, ऐसा नहीं पूरी तरह छोड़ दिया, ढील दे दी, भाई इतनी चीजों की जरूरत नहीं, तुम इतना सा कर लो, इतना सा कर लो, काम चालू कर लो बस। इससे क्या होगा, जैसे ही सरकार ने नियंत्रण मतलब छोड़ा तो लोगों को माइंड थोड़ा खुला, उनके मन में भाई बिजनेस के आइडिया और ज्यादा डेवलप होने लगे, अब उनको ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो उन्होंने भाई बिजनेस में पाम फंसा दिया अपने लोगों ने। अब बिजनेस में जब पाम फंसाएंगे तो बिजनेस जब इंडिया में चालू हो जाएंगे ज्यादा, तो भाई अब जानते हैं कि इंडिया की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो तब से ही इंडिया की ग्रोथ जो है वो और थोड़ी सी तेज हो गई, क्लियर। चलो उसके बाद निजीकरण कर दिया चीजों का, प्राइवेट कर दी चीजें, ठीक है। तो क्या हुआ, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने क्या कर दिया, सौंप दिया, ठीक है। बहुत सारी ऐसी, पहले सरकार ने सब कुछ अपने ऐसे कोरी में भर रखा था, ठीक है, भाई इसको भी ले लूं उसको भी ले लूं, है ना, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ना तो सरकार ही आगे बढ़ रही है ना लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजीकरण कर दिया, अब चीजें प्राइवेट हाथों में भी देनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। इससे सरकार का थोड़ा लोड भी कम हो गया और चीजें जो हैं वो बेहतर विकसित भी होनी स्टार्ट हो गई, क्लियर। और ग्लोबलाइजेशन कर दिया, वैश्वीकरण, भारत को विश्व बाजार से जोड़ना, ठीक है, भारत को जो है विश्व के बाजार से, ग्लोबल जो है मार्केट है उससे जोड़ दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका बढ़ गया इंडिया में, क्लियर। तो लाइसेंस राज बस यही था, पेपर में आ जाता है कई बार, तो आपको इसको याद रखना है। 1991 में क्या हो गया था, खत्म कर दिया था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, इकोनॉमिक्स के टाइप पढ़ लिए हैं, ठीक है, पूंजीवादी था, समाजवादी और मिश्रित, मैक्रो और माइक्रो पढ़ लिया, और अभी हमने लाइसेंस राज भी पढ़ लिया। अब हमारा आता है अर्थव्यवस्था में। एक चीज आपको याद रखनी है, अर्थव्यवस्था में जब हम काम करते हैं तो कुछ यहाँ पे क्षेत्र हैं, काम करने में जो है कुछ क्षेत्र हैं, और हम जैसे जो भी काम करेंगे ना उनको एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। भाई जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मुझको बोल रहे होंगे ये टर्सरी क्षेत्र है। आप कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको हो सकता है इन्होंने प्राइमरी सेक्टर में रख दिया हो, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें जो फैक्ट्रियों में बनती हैं, ठीक है, जैसे भाई मान लो हम खेत से कोई ऐसी चीज निकाल के लाए, जिस कच्चा माल, उसको इस्तेमाल करके हमने कोई दूसरा प्रोडक्ट बना दिया फैक्ट्री में ले जाके, तो उसको हो सकता है इन्होंने सेकेंडरी कह दिया हो। तो इस तरह से चीजों को अलग अलग डिवाइड किया इन्होंने, ठीक है। भाई देखो अब देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है तो एक तरह से व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना, कि भाई इस चीज के अंदर इन चीजों को रखो, इस नाम के अंदर इन चीजों को रखो। तो इन्होंने क्या किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन 3 सेक्टर्स के अंदर आपकी जो है चीजों को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो इनके अलावा 2 और हैं, वो भी मैं आपको आगे कराऊंगा, लेकिन मेन आपकी 3 ही हैं, ठीक है, 3 ही आपको देखने को मिलेगी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और टर्सरी का मतलब है तृतीय क्षेत्र। इसमें सेवा क्षेत्र लिखा हुआ है, इसको सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं क्योंकि, ठीक है। चलो सबसे पहले प्राइमरी क्षेत्र, ठीक है, इससे पढ़ेंगे, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब ये प्राथमिक क्षेत्र है क्या है प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, सबसे पहले चीजें कहां पे आती हैं, याद रखने वाली चीजें सुनो। सबसे पहले चीजें कहां पे आती हैं, सबसे पहले चीजें उगती हैं धरती में से,
बस धरती में से ही तो उगेंगे सबसे पहले, या आसमान से टपक पड़ेंगे? धरती में से उगेंगे, ठीक है। तो जब चीजें धरती में से उगेंगी तो धरती में से तो भाई बहुत सारी चीजों का हम जो है उगा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखो कुछ लोग जानवरों को पाल रहे हैं, ठीक है, मुर्गी पाल के अंडा ले लिया, ठीक है, कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग सब्जी फल फ्रूट इन चीजों को उगा रहे हैं ना भाई, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। देखो जमीनी स्तर पे, ठीक है, जमीन का इस्तेमाल करके, धरती का इस्तेमाल करके हमने बहुत सारी चीजें उगाई। ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें क्या हैं? इन सब चीजों को उन्होंने किस में रखा? प्राइमरी क्षेत्र में रखा, ठीक है। सीधी प्रकृति से या पर्यावरण से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां थी, जिनसे चीजें बन रही थी, उनको हमने किस में रखा? प्राइमरी सेक्टर में रखा, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हमने इसको रखा, ठीक है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर से कुछ भी चीजें बना रहे हैं, ठीक है, आप मछली पाल रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, ये सब भी आपके प्राइमरी क्षेत्र के अंदर आते हैं। पेपर में डायरेक्ट आता है, दे दिया जाएगा खेती, मत्स्य पालन और पशुपालन, ऐसे इनमें से कुछ भी दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ऐसे पेपर में डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ये वाली चीजें हैं जो कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, कच्चा माल आप एक तरह से इनको बोल सकते हैं, ये सब की सब चीजें किसके अंदर आती हैं? आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। और इसलिए इन चीजों को क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं। इनको रेड कॉलर जॉब्स क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, रेड किसका साइन होता है? रेड साइन होता है किसका? बताओ किसका साइन हो रहा है रेड? याद करने की ट्रिक बता रहा हूं अब आपको। रेड होता है डेंजर का। अब डेंजर में तो रहेंगे ना भाई ये लोग, कैसे रहेंगे भाई? एक बात बताओ, ये किसान है? अब किसान आप जानते हैं डेंजर में तो रहता ही है। कैसे रहता है डेंजर में? भाई इस बार फसल अच्छी हो गई, ठीक है, अब जरूरी थोड़ी अगली साल भी फसल अच्छी हो, है, या उससे अगली साल हो, भाई हो सकता है उस साल बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो वैसे खराब हो जाए, है, या फिर हो सकता है बारिश हो ही ना तो वैसे खराब हो जाए। कई बार दाम बहुत कम मिलता है तो किसान वैसे नाराज हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से रेड कलर जॉब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया बहुत ज्यादा डेंजर का काम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसको किसमें जो है हम मानते हैं? रेड कॉलर जॉब्स के अंदर भी इसको जानते हैं। पेपर में डायरेक्ट आता है रेड कॉलर जॉब्स के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है, बोल देगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ऐसे डायरेक्ट आता है पेपर में, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, तो यहां पे पेपर में कई बार ये आ जाता है लेकिन इतना भी नहीं आता है। यहां पे देख लो क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है कि जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी होती है इसकी, जो आपका प्राइमरी सेक्टर है 14.39% जो है जीडीपी में आपको हिस्सेदारी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कर्मचारी भैया यहीं पे लग रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब कर्मचारी का मतलब है सबसे ज्यादा जो काम धंधे करने वाले लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही हैं, ठीक है। और जीडीपी में इसका हिस्सा जो है वो इतना नहीं है, जीडीपी में सबसे कम हिस्सा जो है यहीं से आपका होता है। तो जीडीपी में हिस्सा किसका ज्यादा है? अब खुद सोचो किसका ज्यादा होगा। क्या कृषि का इतना हिस्सा है कि भाई हमारी जीडीपी बढ़िया चल रही है, मतलब बहुत बड़े हिस्से को कृषि संभाले बैठी है? नहीं। किसका होगा भाई? सेकंड सेक्टर को हो सकता है। सेकंड सेक्टर का कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे सेकेंडरी जो सेक्टर है इसमें देखो, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है आपने प्राइमरी सेक्टर से जो भी बनाया, अब जरूरत नहीं हर चीज, अब अंडा बना दिया, अंडा का हर चीज थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो प्राइमरी सेक्टर से जो भी चीज आप बना रहे हैं उसको कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके उसकी कोई दूसरी वस्तु बना देना उपयोग करने के लिए, ठीक है। अब जैसे आपने भाई खेतों में ऊन उगाया, क्या उगाया? ऊन। अब जैसे आपने ऊन उगाया, ठीक है, अब उस ऊन को ले जाके फैक्ट्रियों में आपने कपड़े बना दिए, कपड़े बना के बेच दिए, बन गया ना कच्चा माल। खेतों से कच्चा माल लिया, कपड़े बनाए और मार्केट में बेच दिया, जैसे ही कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। जितनी भी आपकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जितनी भी आप ये फैक्ट्री देखते हैं रास्तों में, ठीक है, कंपनी देखते हैं, एमएनसी देखते हैं, सबके सब किसके अंदर आ रही हैं? ये सबके सब आपकी आ रही हैं सेकेंडरी क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर? सेकेंडरी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी सामान है ये किस में आता है? ये आता है आपका सेकेंडरी क्षेत्र के अंदर, ठीक है। आप जो प्राइमरी सेक्टर था उसको रेड कॉलर जॉब्स बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे? ब्लू कॉलर जॉब्स के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्लू कॉलर जॉब्स के नाम से हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। इसलिए देखो मैंने यहां पे कलर भी ब्लू लिया है, ठीक है। चलो ठीक है भाई। और पेपर में कई बार ये वाला भी आपको डायरेक्ट लाइन देखने को मिल जाती है कि बैकबोन ऑफ कंट्री, देश की रीढ़ क्या है? कौन सा सेक्टर को देश की रीढ़ बोलते हैं? वो होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। जीडीपी में जो इसकी हिस्सेदारी है वो कितनी है? 31.46% जो है जीडीपी में आपको इसकी हिस्सेदारी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अब जितनी भी कंपनियां हैं, अभी कार वगैरह बन रही हैं, ये सब की सब किसके अंदर आ रही हैं? ये सब के सब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा टर्सरी सेक्टर। ये जो टर्सरी सेक्टर है क्या है?
टर्सरी सेक्टर का मतलब है, देखो हमने बहुत सारी चीजें कवर कर दी भाई, कृषि से संबंधित सारी चीजें कवर हो गई हैं, जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, इनसे रिलेटेड भी सारी चीजें कवर हो गई। अब कौन सी चीजें बची हुई हैं, जैसे मैं हूं टीचर हैं, अब जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग अभी बचे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। अब मैं टीचर हूं, मैं कोई सामान तो बना नहीं रहा है यहाँ पे, मेरे को सामान बना दिया मैंने, नहीं है ना, डॉक्टर है, कोई सामान तो बना नहीं रहा है, ठीक है। तो हम जो लोग हैं, हम एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जब इसको सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सर्विस प्रदान करते हैं, तो पेपर में भी ऐसे ही आता है, सेवा क्षेत्र के नाम से कौन से सेक्टर को जाना जाता है, ठीक है। तो सर्विस प्रदान करता है, यहाँ पे क्या करता है, सर्विस प्रदान। और देखो मैं आपको जो सेवा दे रहा हूं, इस सेवा को क्या आप छू सकते हैं, पढ़ाई को छू सकते हैं क्या आप, नहीं छू सकते, है ना। तो इसलिए इसको हम पेपर में कई बार आ जाता है, तो भाई यहाँ पे इसको छू भी नहीं सकते हम, ठीक है, इस सेक्टर को नहीं छू सकते, ठीक है। आगे आ जाओ, उदाहरण के लिए कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, ट्रांसपोर्ट आपका हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, रिटेलर, जितनी भी हैं ये सब के सब आपके इसी सेक्टर के अंदर आएंगे। इनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स। कौन सी जॉब्स बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर भाई, कैसे याद रखोगे भाई, डॉक्टर इसके अंदर आता है, तो डॉक्टर कैसा कोट पहन के रखता है, व्हाइट पहन के रखता है, तो व्हाइट कॉलर जॉब्स जो है वो आपकी इनके अंदर देखने को आपको मिलेंगी। तो टर्सरी सेक्टर क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंडरी और फर्स्ट वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। जीडीपी में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो इसी की है, 54.15% जो है इसी की सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहां पे मेरे हिसाब से आपको समझाने की जरूरत नहीं है, तीनों सेक्टर आपके क्लियर हैं। कई बार क्या होता है, आपको ये वाले सेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो इनको भी देख लो, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये चतुर्थ सेक्टर के अंदर आप इनको पढ़ोगे क्योंकि 3 हमने पीछे पढ़ लिए हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, इसको नॉलेज सेक्टर के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नॉलेज सेक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें कौन से लोग काम करते हैं, वो लोग काम करते हैं जो रिसर्च करते हैं, मतलब जिस चीज को करने के लिए कोई स्पेशल आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए, स्पेशल एबिलिटी चाहिए किसी चीज में, ठीक है, कोई रिसर्च करनी हो या साइंटिस्ट बनना हो, तो वो वाले जो है वो सबके सब आपके चतुर्थ श्रेणी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई रिसर्च करनी है, टेक्नोलॉजी या स्किल्स के जो रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी इसी के अंदर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल काम कम होता है और दिमाग का काम क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इन चीजों को हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब कोई भी है भाई, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, अगर कोई साइंटिस्ट है भाई, वो कोई नई मेडिसिन की खोज कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई ऐसा मतलब नया ऐप बना रहा है जो भी मार्केट में है ही नहीं और लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर दे, तो ये जो चीजें हैं ये आपकी चतुर्थ जो आपका सेक्टर है इसके अंदर आती है। और एक और होता है पांचवा, ये भी कई बार देखने को मिल जाता है, तो इसको भी देख लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं ना आपके, ठीक है, यानी कि जो समाज सेवा के लिए अपना योगदान देते हैं, ठीक है, समाज के लिए समर्पित हैं, पॉलिटिशियन हो गए, जज हो गए, या बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, वो सब लोग जो है वो आपके इसी के पंचम क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर, जो डिसीजन लेते हैं देश के लिए ज्यादातर। तो ये इकोनॉमी का सबसे ऊंचा डिसीजन मेकिंग सेक्टर क्या है, डिसीजन मेकिंग सेक्टर माना जाता है, ठीक है। बड़े फैसले लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको लीड करते हैं। तो ये जो लोग हैं ये आपके पांचवें क्षेत्र जो है हमारे इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर। चलो, तो यहां पे हमने क्या देखा है, हमने प्राइमरी सेक्टर देखा, सेकेंडरी देखा, टर्सरी यानी कि तीसरा वाला देखा, चौथा भी देख लिया जिसको नॉलेज सेक्टर बोलते हैं, और पांचवा भी जो है हमने देख लिया, क्लियर। चलिए, तो मेरे हिसाब से यहां पे अब आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ, ये नया टॉपिक है, पेपर में कई बार आ जाता है। एक तरफ आपको दिख रही है प्राइवेट, ये गुड्स क्यों लिखा हुआ है, ये गुड का मतलब अच्छा नहीं है। अगर आप खाली गुड लिख रहे हैं, गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन ऐसा अगर आप इसके पीछे लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है सामान, गुड्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सामान। क्या मतलब होता है, सामान, ठीक है, सामान। आपने देखा होगा ट्रक वगैरह जाते हैं रास्ते पे तो कैरियर गुड्स लिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सामान ले जा रहे हैं, ठीक है, सामान ढोने वाले हैं। देखो, पर्सनल जो चीजें होती हैं, ठीक है, आपकी खुद की जो प्राइवेट चीजें होती हैं, जैसे आपका प्राइवेट खुद का लैपटॉप होगा। अब ऐसा थोड़ी लैपटॉप आप समाज में दे दोगे जाके, समाज में तो नहीं देंगे। आपका खुद का फोन होगा, घड़ी होगी, आपके घर में सोफा, ब्रिज, एलईडी, टेबल, कुर्सी, चेयर, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। तो ये क्या है, ये चीजें ऐसी हैं जो आपकी खुद की हैं, पर्सनल चीजें हैं। इनको आप ऐसा तो नहीं समाज में चौराहे पे जाके रख दोगे, लो भी यूज कर लो, नहीं रखोगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज की हैं, उनको आप अपनी पर्सनल नहीं बना सकते, ठीक है, इन पे सबका अधिकार है। जैसे आपके घर के आसपास कोई पार्क हो सकता है, आपके घर के आसपास कोई नाली हो सकती है, नाली, नाला, कुआं, पोखर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है।
कोई वाहन हो सकता है जो सरकार ने चला रखा हो, ठीक है, जैसे बस चलती है ना, आपकी सरकारी बस चलती है, ठीक है, लोगों को इधर उधर ले जाने के लिए। आपके गली में लाइट लगी होंगी, तो खुद की तो है नहीं आपकी, जो आपने लगाई वो अलग है, लेकिन सरकार भी लगाती है, ठीक है, तो सरकार की खुद की अलग होंगी। तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड भी आपको सवाल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो आपकी प्राइवेट गुड्स हैं, प्राइवेट जो वस्तुएं हैं, उसमें आपकी खुद की कार आ सकती है, खाना आ सकता है आपका खुद का, आपके कपड़े वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। और जो पब्लिक गुड्स है उसमें सड़क, पुल, जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उपयोग के रूप में अगर इनको देखना चाहें तो आपकी जो प्राइवेट चीजें हैं आप इनको खुद ही यूज कर सकते हैं, आप खुद यूज करेंगे ना, और अभी एक घड़ी है उसको एक बार में आप ही यूज करोगे अकेले, ठीक है। लेकिन जो सरकारी चीजें हैं इनको भैया आप अकेले यूज नहीं कर सकते, इनको सबके साथ ही आपको यूज करना पड़ेगा। आप किसी से ये नहीं बोल सकते भाई भैया से हैं, मैं बैठूंगा बस इस गली में अकेला, इस लाइट के नीचे तो मैं बैठूंगा बस, या इस बस में तो मैं ही जाऊंगा, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कौन सी चीजें हैं, पब्लिक चीजें हैं, प्राइवेट चीजें नहीं है जो आप अपना हक इन पर जो है दिखाओगे, ठीक है। एक्सक्लूडेबल मतलब एक्सक्लूड किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं इनको इस्तेमाल करने से मालिक रोक सकता है, उस चीज का जो मालिक है। भाई आप किसी को बोल सकते हैं ना, भाई इस पेन को यूज मत कर, ये मेरा पेन है, इस फोन को यूज मत कर, इस गाड़ी को मत लेके जा, मतलब अपनी पर्सनल जो चीजें हैं उनसे आप रोक सकते हैं पब्लिक को। लेकिन इसमें भैया नहीं रोक सकते, कोई दूसरा व्यक्ति है वो उसमें कुछ भी कर सकता है आके, बस उसको खराब ना करे, आपकी जिम्मेदारी है। तो कुछ भी करे आप उसको नहीं रोक सकते, वो सुबह बैठा रहे, शाम को बैठ रहे, दिन रात उसी में बैठा रहे पार्क में, तो आप भाई सरकारी चीजें आप कुछ नहीं कह सकते उससे, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइडर कौन होता है भाई, यहाँ पे तो खुद आप खुद खरीदेंगे, ठीक है, आपकी कंपनी है तो खुद की कंपनी का होगा। लेकिन यहाँ पे इन चीजों को प्रोवाइड कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, सरकार आपको क्या करती है, इन चीजों को प्रोवाइड करती है। क्लियर, चलिए। तो यहाँ पे प्राइवेट गुड्स यानी कि प्राइवेट चीजें और सरकार की जो चीजें हैं उन चीजों में आपको एक छोटा सा अंतर जो है वो देखने को मिला होगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो पहला पार्ट है इसका इकोनॉमिक्स में जो बेसिक चीजें जो पढ़नी थी, जो पहला पार्ट है वो हमारा यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर, चलो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। देखो कुछ भी हमने पढ़ा नहीं है, छोटा सा रिवीजन ले लो, फिर हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स की, पहले मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी, डेफिनेशन के बाद मैंने इकोनॉमिक्स के आपको कुछ टाइप्स बताए थे, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्रो और माइक्रो इन दोनों में अंतर बताया था, भाई माइक्रो छोटे लेवल पे चलता है, मैक्रो बड़े लेवल पे आपका चलता है। क्लियर, चलो उसके बाद यहाँ पे इनमें जो है मैंने आपको इनका वो बताया था, इनका फादर वगैरह किसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो था इसका एडम स्मिथ था, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और जो आपका मैक्रो था इसमें आपका जेएम कर्निस था, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। क्लियर, तो ये सारी चीजें होने के बाद मैंने आपको पेड़ के एग्जांपल से समझाया था। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि 3 तरह की होती है, एक कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है और मिक्स्ड होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिक्स्ड आपकी होती है। कैपिटलिस्ट होती है जो प्राइवेट अपने लोगों की खुद की होती है, प्राइवेट चीज जो होती है। सोशलिस्ट में सरकार का काम होता है और मिक्स्ड में दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी इसमें। उसके बाद हमने जो है देखा था जो लाइसेंस राज था उसको खत्म कर दिया था 1991 में, ठीक है, किसने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। क्लियर, लाइसेंस राज को खत्म होने के बाद हमने अपने जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र था, सेक्टर जो थे वो देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। इन क्षेत्रों को देखने के बाद हमने फिर क्या देखा था, इनको देखने के बाद हमने देखा था प्राइवेट गुड्स और जो पब्लिक गुड्स हैं उनके बारे में हमने फिर देखा था। क्लियर, प्राइवेट और पब्लिक के बारे में फिर हमने यहाँ पे उनका कंपेरिजन किया। ज्यादा नहीं है, मुझे एक बार कमेंट करके ये जरूर बता देना कि हाँ सर यहाँ तक हमारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे एक छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, और मैं खुद भी ऐसा ही बिहेव कर रहा हूं कि भाई मैं भी आपके साथ साथ पहली बार इन चीजों को पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं मेरे हिसाब से अब तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू।